जय हिंद, मेरा नाम संजीव हुआ और आज हम लोग एक नया चैप्टर का स्टार्ट करेंगे राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया के बारे में। ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से और बोर्ड एग्जाम से भी पर्पज से। ठीक है, तो हम लोग आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इस चैप्टर के बारे में जानेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, एग्जाम पर्पज से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और क्या आपको लास्ट मोमेंट में एक अच्छा सा स्ट्रैटेजी और स्मार्ट स्टडी करने का जरूरत है। तो शुरू करते हैं। ये देखिए, सबसे पहले आपको दिख रहा है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। क्यों नेशनलिज्म इन इंडिया के प्रति गांधी जी आए थे, आखिर गांधी जी को ही ऐसा क्यों लीडर माना गया था, उसके बाद क्यों लोग देख रहे हैं यहाँ पे इतने सारे इनके फॉलोअर्स हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, और ये बीच में क्या है, गांधी जी हैं। तो कुछ तो बात होगा। तो ये अपना क्या फॉलोअर्स को लेकर चले थे और इनका एक ही मोटो था, ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस, मतलब सत्य और अहिंसा, मतलब हमेशा सत्य पे करो और किसी का बुरा नहीं करो और दंगा फसाद नहीं करने का। तो इस चैप्टर से हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे, क्या जरूरी है क्या नहीं जरूरी है और एग्जाम पर्पज से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला था इमरजेंस ऑफ नेशनलिज्म। इसमें कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे आप लोग इसमें क्या क्या पढ़ना है। जैसे कि पहला है मार्च 1947 को ये हुआ था, फिर फॉरवर्ड ब्लॉक एक पार्टी का गठन हुआ था, क्विट इंडिया मूवमेंट, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, दांडी मार्च, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट और कंप्लीट इंडिपेंडेंस और साइमन कमीशन। ये सब एक इंपॉर्टेंट है, टर्म है जो आप लोगों को हर चीज़ के बारे में जानना चाहिए और इस एग्जाम में इससे क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, ये सब के बारे में हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हर टॉपिक के बारे में पढ़ते जाएंगे। हाँ, तो अब देखिए एक्चुअली में आखिर ये क्यों हुआ था, नेशनलिज्म के लोग क्यों, अगर आपके पास कुछ होता है, कुछ गलत होता है, तभी आप उसको ठीक करने के लिए कोई नया स्टेप्स लेते हैं। आखिर नेशनलिज्म की क्यों ज़रूरत पड़ गई, क्या ऐसा जरूरी था कि गांधी जी को लीड करना पड़ा, इतने लीडर्स होने के बावजूद भी क्या कारण था। तो सबसे पहला रीज़न था ना, ये देखिए ब्रिटिश पॉलिसीज, ब्रिटिश का कॉलोनियल पॉलिसीज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ना ब्रिटिशर्स क्या करते थे ना, हमारे इंडिया का इकोनॉमिक का एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा करते थे। हमारे पास जितना रिसोर्सेज थे उसको यूज़ करते थे और उसके बाद वापस ले जाके क्या करते थे, वापस ब्रिटेन लेकर चले जाते थे और उसको अपने पर्पस से यूज़ करते थे। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, हमारा रिसोर्स था लेकिन डेवलपमेंट ब्रिटेन में हो रहा था। ऐसे चलते गया, समय बीतते चला गया। तो इसके कारण एक ये इंपॉर्टेंट था। दूसरा था सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। इसमें क्या था कि राजा राम मोहन राय का, स्वामी विवेकानंद का इसमें एक इंपॉर्टेंट नाम आता है कि इसमें आप जान सकते हैं कि क्या लोगों को, क्या समाज में जितना सोशल इविल्स थे, सामाजिक जो कुनीति थी या फिर सामाजिक जो द्वेष थे, उसको वो लोग क्या करते थे, दूर करना चाहते थे। उसके बाद क्या, डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न एजुकेशन। क्यों, ये लोग क्या किए, अगर आप एजुकेटेड रहेंगे ना तो आप कभी किसी का गुलामी नहीं खट पाएंगे। और भारत में सबसे बड़ा दिक्कत यही हुआ था कि लोग पढ़े लिखे कम थे और ब्रिटिशर्स उनको थोड़ा सा 8-10 हज़ार के सैलरी देके उसको अपने अंडर खटवाते थे। तो क्यों, सबसे पहला दिक्कत था क्या, एजुकेशन का, लैक ऑफ एजुकेशन। भारत में वैसा एजुकेशन नहीं था। और आपको पता होगा कि इंग्लिश का भी जो हुआ था वो लोग भी यहीं से हुआ था, ब्रिटिशर्स ही करवाए थे। क्यों, वो भी इंडियंस को एजुकेट करने के लिए वो इंग्लिश नहीं शुरू किए थे, वो इंग्लिश शुरू किए थे ताकि ब्रिटिशर्स का सारा काम इंग्लिश में हो सके, उनका काम आसानी हो सके। इसीलिए वो लोग बेसिकली इंग्लिश एजुकेशन को थोड़ा सा क्या किए थे ना, प्रमोट किए थे ताकि मेरा काम आसानी हो जाए। क्योंकि ब्रिटिशर्स हमेशा चाहते थे कि उनका काम हमेशा हो जाए और बाकी इंडियंस में कुछ नहीं मतलब था। ठीक है, प्राइज ऑफ प्रेस एंड लिटरेचर। उसके बाद धीरे धीरे न्यूज़पेपर वगैरह आया। न्यूज़पेपर में भी वो लोग अपना सेंसरशिप लगा कर रखते थे, जो वो लोग चाहते थे वही प्रिंट करवाते थे, जो लोग नहीं चाहते थे प्रिंट नहीं करवाते थे। तो ये सब कुछ रीज़न था जिसके कारण ये नेशनलिज्म का भावना लोग में जन्म लिया। जैसे आप एक बार आपको पता होगा, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, एक हुआ था 1857 का रिवोल्ट। 1857 का रिवोल्ट क्यों हुआ था, वो क्या हुआ था, फेलियर हो गया था। फेलियर होने का कारण क्या था उसमें इसलिए फेलियर हुआ ना क्योंकि लोगों में वहाँ यूनिटी नहीं थी। सब जगह अपना अपना जैसे लड़ रहा था। जैसे मंगल पांडे अलग जगह से, बैरकपुर से लड़ रहे थे, बेगम हजरत महल ये कहाँ से, ये लखनऊ से लड़ रही थी। उसके बहादुर शाह जफर कहाँ से थे, दिल्ली से। वीर कुंवर सिंह कहाँ से थे, आरा बिहार से।
तो इसका मतलब क्या हुआ, सब लोग डिस्ट्रीब्यूटेड थे। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटेड रहिएगा तो कोई भी आप संगठन को या कोई भी और मतलब ऑर्गेनाइजेशन अगर डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा ना तो आप कोई भी लड़ाई को नहीं जीत पाएगा। और गांधी जी इसी पॉलिसी को ना 1857 के बाद इम्प्लीमेंट करवाने में चले गए कि हम लोग एक यूनिटी में रहेंगे, एक ग्रुप के साथ चलेंगे, तभी हम ब्रिटिशर से लड़ पाएंगे। क्योंकि और ब्रिटिशर्स को ये मूवमेंट देख के ना डर लग गया था कि कभी ये मूवमेंट दोबारा क्रिएट हो सकता है, इसीलिए वो लोग हमेशा गांधी जी का बात को सुनते थे। क्यों? लोगों में यूनिटी आ रहा था। ठीक है तो ये रीज़न था। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए गांधी जी का अपना मूवमेंट कैसे लेकर चल रहे हैं। ठीक है, एक लीडर होकर चल रहे हैं, इनके पास कुछ नहीं था, सिंपल सा कपड़ा पहनते थे, लेकिन फिर भी सब फॉलोअर्स इनका बात मानते थे। बहुत लोग इनसे उदास भी हो जाते थे। तो आप तो ऐसे दुनिया में सबको खुश तो नहीं रख सकते हो, लेकिन फिर भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए थे। इनका सबसे पहला क्या क्या था? सबसे पहले नॉन वायलेंस इंपॉर्टेंट है। जब भी गांधी जी के बारे में आएगा तो देखिए नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस क्या था? फिजिकल एंड वर्बल, मतलब आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करना, बहसबाजी नहीं करना, शांति से। आज भी देखते होंगे आप, दिल्ली का जंतर मंतर हो या फिर पटना का गांधी मैदान हो या गर्दनी बाग हो, वहाँ पे क्या है ना, एक जगह बना दिया है भारत सरकार कि आप यहाँ पे आके शांति से धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। क्यों? यही पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया गया है कि लेकिन आप अगर वहाँ पत्थर चलाओगे, पुलिस पे ये पत्थरबाजी करने लगते हैं तो पुलिस क्या करते हैं? उधर से वाटर कैनन यूज़ करता है और बुलेट्स का यूज़ करता है, रबर बुलेट्स का। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या था? एक इनका था नॉन कॉपरेशन, जो हम लोग ये किए थे कि हम सहयोग नहीं करेंगे। अगर हम आप जैसे कि ब्रिटिशर्स क्या करते थे ना, इंडियंस को अपने में डिप्लॉय कर लेते थे काम करने के लिए कम पैसा में, और लोअर पोस्ट पे ही रखते थे, लोअर पोस्ट पे। क्यों? हायर पोस्ट पे रखेंगे तो उनको फिर ऑर्डर देने में नहीं बनेगा, इसीलिए उसको वो लोग लोअर पोस्ट पे रखते थे। तो एक और ये ट्रुथ सबसे वाला, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिसी था। ये दो पॉलिसी गांधी जी का बहुत इंपॉर्टेंट था, ट्रुथ और नॉन वायलेंस। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे कैसे गांधी जी ने अपने ट्रुथ और नॉन वायलेंस का पॉलिसी को यूज़ करके सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट लॉन्च किया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया, फिर रौलट लॉ के अगेंस्ट में चले गए, उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किए, और फाइनली हम लोग को 1947 में आज़ादी भी मिला था। ठीक है, और आज भी गांधी जी को पूरा देश याद करता है। वो कितना भी खराब थे, कितना भी कुछ थे, उनके बारे में कुछ कुछ अच्छी बातें हैं, कुछ कुछ गलत बातें, लेकिन फिर भी पूरा कंट्री उनको याद करता है, इवन वर्ल्ड में भी उनको याद किया जाता है। चलिए ये देखिए गांधी जी का सत्याग्रह इज अ रेंटलेस सर्च ऑफ ट्रूथ एंड डिटर्मिनेशन टू रीच द ट्रूथ, वन होल्ड्स ऑन टू ट्रूथ एंड लेट्स गो ऑफ अनट्रूथ। ठीक है, तो ये गांधी जी का था कि हमेशा सत्य का साथ दीजिए, आज न कल आपको उसका रियलाइजेशन हो जाएगा। चलिए, गांधी जी का ये 3 आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट था। 1915 में गांधी जी कब आए थे? 1915 में। ठीक है, 1915 में आए थे गांधी जी। तो 1917 में ये सबसे पहला रिवोल्ट था, ये चंपारण सत्याग्रह का था। और ये जनरली कहाँ हुआ था पता है? ये हुआ था बिहार में। अब बिहार में हुआ था तो रीजन क्या था? एक तिनकठिया प्रथा थी, 3/20 जिसको बोलते हैं। ठीक है, तिनकठिया प्रथा थी। उसमें क्या था ना, आपको इतना परसेंटेज ऑफ क्या था ना, टैक्स देना पड़ता था। और दूसरा रीजन क्या था ना इस रिवोल्ट का, कि आप मतलब वो जो जमीन था ना उस पे नील का खेती करवाते थे ब्रिटिशर्स। क्यों? नील का खेती से वो लोग डाई के फॉर्म में यूज करते थे, और उसको फिर ब्रिटिशर्स ब्रिटेन भेजते थे एज अ रॉ मटेरियल, और वहाँ के कंपनी में यूज होता था। मतलब देखिए कितना खराब चीज़ है, रॉ मटेरियल यहाँ से बन के कहाँ जा रहा है? ब्रिटेन जा रहा है, ब्रिटेन जा रहा है। अब ब्रिटेन जा रहा है मतलब डेवलपमेंट कहाँ का हो रहा है? ब्रिटेन का हो रहा है। और इंडिया में क्या हो रहा है? कुछ नहीं, इंडिया का कंप्लीट लॉस हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? जमीन हमारा, खेत हमारा, लेबरर्स हमारे, और ऊपर से क्या, टैक्स भी हम ही ज्यादा दे रहे हैं, और डेवलपमेंट कहाँ हो रहा है? ब्रिटिशर्स का हो रहा है। तो इसके रीजन से इनको कौन बुलाया था? इनको गांधी जी यहाँ पे गए थे और वहाँ पे रिपोर्ट किए थे, और राम प्रसाद शुक्ला, आई थिंक जहाँ मैं समझ पा रहा हूँ, उन्होंने उनको बुलाया था, आग्रह किया था कि आप आइए और यहाँ पे तिनकठिया प्रथा के विरुद्ध आके काम कीजिए। और गांधी जी भी वहाँ पे एक ही चीज पॉलिसी यूज की है, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। और फाइनली वहाँ पे इन लोगों को क्या मिला?
सक्सेस मिला। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यहाँ पे सी से चंपारण लिख दिए हैं। 1917 कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था। ठीक है, ये लोकेशन याद रखना है। ठीक है, एग्जाम पर्पस से। नेक्स्ट चलती है, बढ़ते हैं। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक कब हुआ था? यह हुआ था 1918 में। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक इसलिए हुआ था ना कि वहां पे जो वर्कर्स थे ना, उनको सही पगार नहीं मिल पा रहा था, सही पैसा नहीं मिल पा रहा था, जो उन लोग का बेसिक ये था, और जो उन लोग का वेजेस में हाइक होना था वो नहीं हो पा रहा था। इससे क्या हुआ ना, लोग उसको ये कर दिए, लोग उस पर क्या कर दिए, स्ट्राइक कर दिए कि नहीं, हम लोग का पगार बढ़ाइए या कीजिए, नहीं तो हम लोग स्ट्राइक कर देंगे। तो लोगों को, वो लोग क्या किया, वहाँ का वर्कर, वहाँ का जो ओनर है ना, वो इस चीज़ को नहीं माना। लेकिन गांधी जी फिर आए और इन लोग सारे वर्कर्स को क्या किए, हेल्प किए। और ये देखिए गांधी जी यहाँ पे वार्ता कर रहे हैं, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, वो लोग स्ट्राइक पे चले गए थे, तो इसके बाद इन लोगों को सक्सेस मिला। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट था खेड़ा। खेड़ा ये भी अहमदाबाद में ही है। ठीक है, इसमें भी यही बात हुआ था कि भाई क्या रीजन है, तो इसमें एक रीजन यहां पे हम डाल दीजिए। जैसे इसमें क्या कहना, वे आर सफरिंग फ्रॉम क्रॉप फेलियर, मतलब क्या होना, क्रॉप का फेलियर हो गया। अब जैसे कि मान लीजिए कि आप खेती करते हैं, तो कोई हो सकता है कि किसी कारणवश सूखा पड़ जाए या बाढ़ आ जाए, तो क्रॉप का फेलियर होगा। तो इसी के लिए क्रॉप इंश्योरेंस भी आजकल भारत सरकार ले आई है कि हम आपका क्रॉप का इंश्योरेंस करेंगे, और एमएसपी भी इंट्रोड्यूस किया गया कुछ कुछ क्रॉप्स के लिए। ठीक है, इसमें क्या था, द पीजेंट्स ऑफ खेदा वेर सफरिंग ड्यू टू द क्रॉप फेलियर एंड अप्रोसिव टैक्स सिस्टम बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिस्पाइट द इनएबिलिटी टू पे, द गवर्नमेंट रिफ्यूज टू वेव। मतलब उन लोग का ना इतना दिक्कत हो रहा था पैसा देने में, क्रॉप फेलियर हो गया उन लोग के पास। किसान का क्या काम है, अनाज बेचेगा, पैसा आएगा, उसी से ना आपको टैक्स देगा। अब अनाज ही नहीं हुआ तो क्या हुआ, तो इसी के चलते यहाँ पे गांधी जी यहाँ पे, और यहाँ पे भी गांधी जी देखो ये सत्याग्रह का मूवमेंट को लॉन्च किए। द मेन मेथड यूज्ड वाज सत्याग्रह, विच मीन्स ट्रूथ फोर्स फार्मर्स प्लेज टू पे, नॉट टू पे द टैक्स, क्योंकि पैसे नहीं है तो कहाँ से टैक्स देगा। ऐसा तो नहीं है कि अब अपना घर बेच के देगा, उन लोगों के पास पैसा नहीं था। फिर गांधी जी यहाँ पर आए और ये लोग को मदद किए कि आप लोग कैसे टैक्स को बचा सकते हैं। ठीक है, सॉरी, आप लोग का ये मतलब क्रॉप फेलियर से फिर ब्रिटिशर्स को मजा किए, ये किए कि इन लोग को प्रताड़ित ना करें। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके रिगार्डिंग हम आपको याद करवा देंगे। केक खाए हैं, इनको साइलेंट हटा दीजिएगा। चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा। ठीक है, चंपारण 1917 और ये दोनों 1918। दोनों में दिक्कत होता है, लेकिन हमेशा याद रखिएगा अहमदाबाद पहले आया था, फिर खेड़ा आया था। गांधी जी का ये 3 छोटा आंदोलन, शॉर्ट आंदोलन बोल सकते हैं, इसको आप याद करिएगा। फिर 3 बड़ा भी है जिसको बोलते हैं एनसीएम, सीडीएम और क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, तो ये 3 चीज बाद में पढ़ेंगे, ये 3 अभी है। चंपारण, अहमदाबाद सत्याग्रह ये बिहार में हुआ था, ये दोनों गुजरात में हुआ था। ये क्या रीजन था, सिंपल से याद रखिएगा। देखिए यहां पे बताते हैं, चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा। ठीक है, कब हुआ था, 1917 में, 1918 में, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा और ये ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, ये कहाँ हुआ था, अहमदाबाद, अहमदाबाद, अहमदाबाद। ये किस लिए था, 3 कठिया प्रथा 3/20, जो नील का खेती होता था। उसके बाद अहमदाबाद में क्या था, वो जो और खेड़ा था। अहमदाबाद में किस लिए था ना, वो पीजेंट्स लोग वहाँ पे क्या होना अपना, वो लोग का वेजेस हाइक के लिए था, कि उन लोग का पगार बोले थे बना, क्यों काम नहीं हो पा रहा था। और उसके बाद क्या था, खेड़ा में क्या था ना, क्रॉप फेलियर के रीजन, वो लोग क्रॉप फेलियर का इशू था। ठीक है, ये सब रीजन था, जिसके कारण क्या लास्ट में क्या है, गांधी जी और ये मदद किए। तो इस चीज को याद रखिएगा, आप लोगों को बहुत काम देगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब गांधी जी के बारे में ये 3 छोटा आंदोलन है, इसके बारे में एग्जाम में आएगा, तो ऐसे याद कीजिएगा और ये थोड़ा सा उसको इलेबोरेट कर लीजिएगा अपने वर्ड्स में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब रौलट एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ये एक्ट, इसके रिगार्डिंग बहुत लोग आपको पता भी होगा, बहुत कुछ नहीं भी पता होगा, बताते हैं। ये एक ऐसा एक्ट था ना जो लाया गया था, क्यों, ब्रिटिशर्स, ये 1919 में आया। मतलब आप समझ रहे, 1919 मतलब हम लोग 1947 के नज़दीक पहुंचने वाले हैं।
ज़्यादा गैप नहीं है। और ब्रिटिशर समझ गए थे कि गांधी जी ने जो इतना मूवमेंट किया है ना, जो पीछे में केक मैं यूज़ करूँगा, इतना जो मूवमेंट किया है ना, वो किसी इससे क्या हुआ है ना कि अब लोगों में जागरूकता आ गई है कि हम लोग अब यूनाइट हो सकते हैं। और यूनाइट होने के लिए क्या होगा, गैदरिंग होगा। गैदरिंग से क्या होगा, लोग प्लान्स बनाएंगे। लेकिन ब्रिटिशर्स दिमाग लगा लिया। देखिए ये क्या किया ना, एक राउलट नाम का आदमी के अध्यक्षता में राउलट एक्ट निकाल लिया। राउलट एक्ट का सबसे बड़ा रोल क्या था ना, नो अपील, नो वकील, नो दलील। मतलब आप पिटीशन नहीं डाल सकते हैं, कोई वकील को हायर नहीं कर सकते हैं, और आपको बहस करने का मौका नहीं मिलेगा। तो इसी के लिए लाया गया था। और इसी राउलट एक्ट के रिगार्डिंग आगे में अपोज हुआ, जो आप देखेंगे बहुत बड़ा मैसेक्रे हुआ था देश का। सबसे ये देखिए, अलाउज ब्रिटिशर्स, देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट अच्छे से लिखा हुआ है, अलाउज द ब्रिटिश टू जेल प्रोटेस्टर्स विदाउट ट्रायल फॉर, अच्छा इसमें नहीं दिख रहा है, मैं ग्रीन पेन यूज कर लेता हूँ, विदाउट ट्रायल। कितना इंपॉर्टेंट है ये देखिए, गांधी जी अपोज कर रहे हैं। मेनी प्रोटेस्टर्स स्प्रिंग अप इन द पंजाब कॉन्सेंट्रेटेड ऑफ इंडियन बैंक। ये यही मेन यही था कि आपको बिना वकील, बिना दलील या फिर बिना अपील किए आपको जेल में बंद किया जा सकता है। ठीक है, तो ये एक राउलट एक्ट के बारे में। इसको आज के डेट में काला कानून भी बनते हैं। एग्जाम में बेसिकली अगर क्वेश्चन आता है तो लिख सकते हैं कब आया था, किस कारण से आया था, लोगों में यूनिटी बढ़ रहा था, इसी के चलते ले आया था। इसका सबसे बड़ा अपोज ये देखिए, जलियांवाला बाग। एक मिनट में ये भी ब्लैक यूज कर लेते हैं। जलियांवाला बाग मैसाक्रे बहुत इंपॉर्टेंट था। मतलब गाजर मूली की तरह लोग को भून दिया गया था। ये आज तक देश में सबसे बड़ा ये मैसाक्रे था। क्यों हुआ था, लोग शायद बैसाखी का दिन था, लोग आपस में बैठ के बात कर रहे थे और पूरा गैदरिंग था। जनरल डायर, ये देखिए यहाँ से फोर्स आया और यहाँ से गोली मारना शुरू कर दिया। ये देखिए यहाँ से, और यहाँ पे लोग यहाँ पे गैदरिंग किए हुए थे। इसमें कुछ इंडियन लोग सब थे और आपस में बात कर रहे थे कि ये जो ब्रिटिशर्स कानून लाए हैं ये अच्छा कानून नहीं है, क्योंकि ये नेशन के अगेंस्ट में था। हम लोग को अपना आज़ादी चाहिए था, क्यों, स्वराज चाहिए था। और इसी से प्रताड़ित होकर ये लोग, आगे मैं पढ़ाऊंगा, 1929 में ये रावी नदी के पास जवाहरलाल नेहरू झंडा फहराते हैं और उसके बाद वहां पे एक नारा देते हैं, आगे आप लोग पढ़िएगा, पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ठीक है, और ये डेट कब था, 26, यहां पे देख देता हूं, 26 जनवरी। अब समझिए 26 जनवरी 1930 का समय था और इसी दिन से बना दिया गया 26 जनवरी को हम लोग, इसीलिए आज तक हम लोग रिपब्लिक डे मनाते हैं। यही रीजन था, पूर्ण स्वराज, मतलब हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। हम लोग ब्रिटिशर्स का नहीं सुनेंगे। ये जलियांवाला बाग में मैसाक्रे होने का सबसे बड़ा कारण था राउलट एक्ट, जो ब्रिटिशर्स लेकर आए थे। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते, ये देखिए, आज भी अगर आप घूमने जाइएगा ना तो बुलेट मार्क सबको आज भी दिखेगा। मतलब सोचो उसको ऐसा बना कर रखा गया है ना ताकि हम लोग दिखा सके। आप कभी जाइएगा घूमने तो आपको ये सब बुलेट मार्क्स वहाँ पे अभी भी दिखेगा कि कैसे फायरिंग, और इतना जो उस समय सोचिए इतना बड़ा बड़ा बुलेट्स यूज होता था ब्रिटिशर्स के पास। ठीक है, तो ये बहुत बैड इंसिडेंट था इंडियन के हिस्ट्री में, या फिर वर्ल्ड में भी देखा जाए तो ये माना जाता है कि एक बहुत खराब इंसिडेंट ब्रिटिश ने किया था। ठीक है, ये एक मूवमेंट आया था, गांधी जी लॉन्च किए थे 1919 से लेके 1924 तक। इसी में खिलाफत मूवमेंट का मतलब क्या था, खिलाफत का मतलब क्या होता है, हम आपसे अगेंस्ट है, मतलब आपके खलीफा से। जनरली ये तुर्की में जो मुस्लिम्स लोग के हाईएस्ट के पोस्ट होता है ना, जिसको मतलब वो लोग मतलब मानते हैं, उनके बात को सुनते हैं, उनको खलीफा बोलते हैं। उसी से था। ये देखिए, The Khilafat movement was a significant event in the history of India. The movement aimed to protect the Turkey and restore Khilafat in Turkey. इसी बात को, और इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट आता है ना मोहम्मद अली और शौकत अली का। दोनों भाई थे, केरला में रिसाइड करते थे यहाँ पे। और इन लोग देखे ना कि हम लोग को आहत पहुँच रहा है, हमारे कल्चर को ये पहुँच रहा है, हम कर रहे हैं यहाँ पे ब्रिटिशर्स, क्योंकि ब्रिटिशर्स समय तुर्की मिडिल ईस्ट जितना था ना वहाँ पे भी ये करते थे। उन लोग का जो खलीफा था ना उसको अपदस्थ कर दिए थे, वहाँ से पोस्ट से हटा दिए थे। इसी के चलते क्या हुआ ना, यहाँ पे मोहम्मद अली और शौकत अली जो पहले
इंडिया और पाकिस्तान अलग हो गए थे 1909 में, जो उन लोग को अलग वोटिंग राइट्स मिला था, इसके चलते वो लोग अलग हो गए थे। तो गांधी जी के मन में एक टेंशन था कि अगर हम लोग मुस्लिम को नहीं यूनाइट करवाएंगे तो हम लोग को क्या होगा, हम लोग नहीं मतलब इंडिपेंडेंस नहीं ले पाएंगे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, खिलाफत मूवमेंट में यही मोहम्मद अली और शौकत अली को जब यहाँ दिखा मिडिल ईस्ट में कि ब्रिटिशर्स ऐसा काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या करें, ये लोग गांधी जी के साथ आकर मिल गए। ठीक है, तो इसमें और भी बहुत कुछ है, और भी आगे चीज़ आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन आज चूंकि लंबा चैप्टर है इसलिए इसका हम जो पार्ट 2 आएगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे कुछ कुछ बारे में। जैसे कि उसमें हम लोग पढ़ेंगे जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, उसमें हम लोग पढ़ेंगे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पढ़ेंगे, CDM पढ़ेंगे, क्विट इंडिया मूवमेंट पढ़ेंगे। उसके बाद थोड़ा सा प्रिंट कल्चर मतलब वही कुछ फीचर्स है उसमें, और फिर नेशनल फ्लैग के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, और कैसे हम लोग को इंडिपेंडेंस मिला, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में पढ़ेंगे। फिर हाँ, और हाँ, लोगों में जो कलेक्टिव बिलोंगिंग की जो एक तो भावना आई थी वो किस रीज़न से आई थी। कलेक्टिव बिलोंगिंग का मतलब होता है कि आपस में समन्वय बना के रखना, आपस में भाईचारा बना के रखना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास इसके बारे में पढ़ेंगे। हो सकता है आपको चैप्टर समझ में आया होगा। ठीक है, और बाकी जो भी आप में इसमें अगर कोई डाउट हो, कोई भी परेशानी हो, तो आप कमेंट्स कीजिएगा, उसमें आपको रिप्लाई दिया जाएगा। तो दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर द डे।